बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज हमारे जो शो के दोनों टॉपिक्स हैं वो बहुत ही सीरियस हैं और शुरू करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के साथ। आज मिर्ज़ा गालिब की डेथ एनिवर्सरी है। 15 फरवरी को रिनाउंड पोइट मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की डेथ एनिवर्सरी होती है। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए और आपका असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान था और गालिब आपका पेंड नेम यानी कि आपका तखल्लुस था। आपने बहुत ही छोटी उम्र पे पोइट्री करनी शुरू कर दी और आपने उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में पोइट्री की और अपनी ज़िंदगी के दौरान हज़ारों नहीं बट हंड्रेड्स ऑफ गज़लें लिखी। आपको मुग़ल एम्परर्स की जानिब से भी बहुत से टाइटल से नवाजा गया और सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपको बहुत पसंद किया जाता था और जाता है। दुआ है कि अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मिर्ज़ा गालिब को सिर्फ जिन लैंग्वेजेस में उन्होंने लिखा उसमें नहीं पढ़ा जाता बल्कि उनको बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है ताकि पूरी दुनिया जो है उनके काम को पढ़ सके। सो आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे इस ग्रेट राइटर, इस ग्रेट पोइट को, और वो हम अपने शो के सेकंड हाफ में करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, एक बहुत ही सीरियस और पेनफुल टॉपिक है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का पर्पस ये है कि लोगों को, छोटे बच्चों को या यंग बच्चों में जब कैंसर का बीमारी हो जाती है तो उसकी अवेयरनेस दें, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसकी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं। क्योंकि अगर बर वक्त कैंसर की डायग्नोसिस या तशख़ीस हो जाए तो फिर उसको हैंडल करना, मैनेज करना भी आसान हो जाता है और उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में बहुत लेटर स्टेज पे जाके पता चलता है कि कैंसर है, और जब आखिरी स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज पे पता चलता है तो फिर कैंसर को हैंडल करना और मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बच्चों में खुदा न खास्ता अगर कैंसर हो भी जाए तो ज़्यादातर उनकी रिकवरी जो है वो पॉसिबल होती है। ओल्डर जनरेशन में थोड़ा सा इशू ज़्यादा हो जाता है, बट यंगर ईयर्स में जब हम यंग होते हैं तो हमारी क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़ियत भी स्ट्रॉन्ग होती है और बच्चे जो हैं रिकवर जल्दी कर जाते हैं। मैं ख़ुद एक माँ हूँ। जब बच्चा और कैंसर एक ही जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो रूह कांप जाती है। चाहे आप माँ हों, चाहे आप बहन हों, आप कुछ मतलब एज एनीथिंग, जब हम बच्चों की किसी तकलीफ़ या बीमारी की बात करते हैं तो वैसे ही इंसान इतना डिस्टर्ब्ड हो जाता है। और कैंसर जैसी बीमारी ये तो एक इतनी ट्रॉमेटिक चीज़ है कि किसी और के बच्चे का हो जाना इतना हमारे लिए डरावना होता है कि जिन लोगों को इस चीज़ से गुज़रना पड़ता है या जो इसे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उन पे क्या गुज़रती होगी। अब व्यूअर्स, कैंसर कोई छोटी बीमारी नहीं है। मतलब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई बच्चों में तो बच्चे जल्दी रिकवर कर जाते हैं तो इट्स ओके। कैंसर एक बहुत पेनफुल बीमारी है क्योंकि उसकी जो इलाज है, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज जब हम स्टार्ट करते हैं तो इंसान की जिस्म में या इंसान को तकलीफ़ कम होती है। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी बड़ा पेनफुल है क्योंकि कीमोथेरेपी एक बहुत पेनफुल इलाज है और जब आप कीमो ले रहे होते हैं तो उस दौरान वॉमिटिंग, आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, नौजिया का इशू हो जाता है, कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं, कुछ लोगों का पेट और छोटे बच्चे, आप सोचिए छोटे बच्चों के लिए ये कितना ट्रॉमेटिक होगा। बड़े तो फिर भी अपने आप को कुछ कह के अपने जहन में किसी ना किसी तरीके से अपने आप को ईजी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का इस बीमारी से गुजरना एक बहुत ही अपसेटिंग सिचुएशन है। जिन बच्चों को प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, उछलना कूदना चाहिए, वो बच्चे जो हैं वो अस्पतालों में होते हैं। तो आज हम अवेयरनेस देंगे, गाइडेंस देंगे और ये आपको मोटिवेट करेंगे कि भाई ज़िंदगी की तरफ दोबारा कैसे आना है। होता यह है कि जिन बच्चों को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाता है और फिर वो रिकवर कर जाते हैं माशाल्लाह से, उनकी रिकवरी के बाद माँ बाप इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो फिर बच्चों को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाने ही नहीं देते। और ये भी एक प्रॉब्लम होती है
क्योंकि अगर हम बच्चों को नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं जाने देंगे तो वो फिर एक बहुत डिस्टर्ब्ड और अजीब सी एक लाइफ गुजारेंगे। सो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें एक चाइल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट ज्वाइन करेंगे, हम उनसे गाइडेंस लेंगे। अगर आप भी हमारे से बात करना चाहते हैं या कैंसर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो 04299200648 पे आप अभी फ़ौरन कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं और हम लाइव भी आपकी कॉल लेंगे। और उसके अलावा आप अगर कॉल करके अपना सवाल शेयर कर देते हैं अपने नाम और लोकेशन के साथ तो वो भी हम डॉक्टर साहब से कवर कर लेंगे। हमारा फेसबुक का पेज है मॉर्निंग एट होम, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा। व्यूअर्स, अब आगे बढ़ते हैं, शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ के पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन आप? आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, बट आप बताइए, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? जुगन, आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे और आलू के पराठे। वेरी नाइस। जी। अच्छा, एक बात है व्यूअर्स, सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, पूरा साल जी आलू के पराठे तो खाए ही जाते हैं। और अगर घर में कोई बचा कुचा सालन वगैरह होता है तो उसके भी लोग पराठे बना लेते हैं। जैसे कीमा आलू बना हुआ तो उसको भी मिक्स करके डाल दिया या चिकन वगैरह श्रेड करके डाल दी। बिल्कुल ऐसे। बट मूली के पराठे स्पेशली आजकल लोग बड़े एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और इसको बनाने की रीज़न भी ये है कि इसमें एक दो गलतियां जो अमूमन हम घर में करते हैं वो मैं आज अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि वो अगर अवॉइड करेंगे तो उनको और मज़ीद बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, एक दो चीज़ें तो मैं भी आपसे कंप्लेन करना चाहूँगी। देखिए, मूली के पराठे में तो चलो अगर आप मूली का जो मादा बनाया हुआ है उसको थोड़ा सा ड्राई करके डाल दें, उसका पानी निकाल के, तो आपका मूली का पराठा तो क्रिस्पी रहता है। लेकिन आलू का पराठा फौरन तवे से उतारो तो क्रिस्पी रहता है, लेकिन 2-3 मिनट के अंदर अंदर वो बिल्कुल सौगी हो जाता है। बिल्कुल सौगी हो जाता और पराठा स्पेशली जो स्टफिंग वाला होता है वो मज़े का तभी होता है जब अंदर की स्टफिंग सॉफ्ट हो और बाहर से ज़रा क्रिस्पी हो। बिल्कुल। क्या मसला है उसके लिए? मसला ये है कि देखें, हम घर में क्या करते हैं, हम जो हमारा रुमाल है, रोटी का जो रुमाल होता है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर उसकी जगह हम उसको स्किप करके बटर पेपर यूज़ करेंगे तो उसकी जो क्रिस्प है वो बरकरार रहेगा। असल में हाँ, वो पराठा निकालते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, वो उसी की भाप में नरम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है। सही। तो रेसिपीज की तरफ जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। जी व्यूअर्स, मूली के पराठे के लिए सबसे पहले जिस तरह आप नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है। इसमें सिर्फ मैंने नमक ऐड किया और थोड़ा सा घी ऐड किया। अगर आप घी नहीं ऐड करना चाहते तो इसमें आप ऑलिव ऑयल नॉर्मल जो हमारा घर में यूज़ होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिलिंग के लिए जो है हमने इसमें लिया है 4 से 5 अदद मूलियाँ, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया साबुत 1 चाय का चम्मच, अनारदाना 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, हरा प्याज आधा कप और तेल हस्बे ज़रूरत हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। और इसके साथ हम आलू के भी पराठे बना रहे हैं। आलू में जो है वो तकरीबन यही सारी चीज़ें जो हैं हम मसाले इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ उसमें हरा प्याज नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो रेगुलर प्याज है ये हम इसमें इस्तेमाल करें और चॉप करके, फाइन चॉप करके हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। जी, अनारदाना भी बिल्कुल। तो अब जब हम अपनी ये अच्छा, फिलिंग, एक बात बता, क्या जो आटा हम गूंदते हैं जी, क्या पराठे का नॉर्मल आटे से मुख्तलिफ आटा गूंदा जाता है? मैं अजीब सा सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मतलब जो हमें बाहर मार्केट में पराठे मिलते हैं वो घर से ज़्यादा मज़े के क्यों होते हैं? मुझे इसलिए मज़े के होते हैं जुगन, क्योंकि हम उसमें जो है बाहर जो है ना वो वाइट आटा उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नॉर्मली मैदा भी डालते हैं, वाइट आटा भी यूज़ करते हैं उसमें। यहाँ घर में क्या होता है कि हमारे पास रेगुलर जो आटा है, क्योंकि हमने सबकी सेहत का भी ख्याल करना है, सिर्फ टेस्ट नहीं देखना या उसकी क्रिस्पनेस जो है वो नहीं देखनी, तो इसलिए हम रेगुलर आटा यूज़ करते हैं। और मैं खुद भी यही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वाइट आटा या मैदा जो है वो अल्टीमेटली आपके मैदे को डिस्टर्ब करता है। बड़ा ही बेसिकली बादी होता है ना, बादी होता है। बिल्कुल ठीक। तो अब इसका ये प्रोसीजर है कि हम इसके पेड़े करके रख लेंगे और फिर उसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे और उसकी स्टफिंग करेंगे अच्छे तरीके से। मूली का जो पराठा है उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उसकी फिलिंग के लिए मैंने मूलियाँ जो है इनको कद्दूकश कर लिया। अब इसमें मैं आपको बता रही थी कि नॉर्मली घरों में क्या गलती की जाती है। हम क्या करते हैं, जैसे अब ये मैंने मूलियाँ कद्दूकश की हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें क्या है, हम इसको निचोड़ देते हैं इसका पानी। एक तो ये उससे जो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और मूली का जो फ्लेवर है जो उसके इन जूसेस के अंदर होता है हम वो वेस्ट कर देते हैं सारा। अक्सर आपको दिखाया जाता है कि इनको दबा के निचोड़ के तो फिर उसकी फिलिंग जो है वो आप तैयार करें। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। इसका पानी इसके अंदर ही है और इसके अंदर ही मैं इसको कुक करके और आपको दिखाऊंगी। हमने ज़रा हाई फ्लेम पे इसको बनाना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और फिर उसके अंदर मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और फिर आपने क्या करना है, पराठा बनाने से पहले जब आपकी फिलिंग ठंडी हो जाए
आपकी पीठी जो आलू का जो मिक्सचर है, फिलिंग है, वो जब ठंडी हो और जो मूली का मिक्सचर है जब वो ठंडा हो तो फिर आपने अपने पराठों की स्टफिंग जो है वो स्टार्ट करनी है और उसके बाद हम उसको बेल के और फ्राई कर लेंगे। और आलू के जो हम पराठे बनाएंगे वो पहले हम बॉईल करेंगे आलूओं को? जी बिल्कुल, आलू और बॉयल फिर मैश करके उसमें हम सारे ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये ऐड कर देंगे। तकरीबन वही मसाले हैं, सिर्फ एक उसमें राई जो है, राई दाना, वो हम और ऐड कर रहे हैं, बाकी जो है वो। ऑसम। जी, आपको पता ना कि पराठों के बारे में मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, जिस तरह मैं निहारे के बारे में होती हूँ। आपके हाथ में तो बहुत मज़ा है, अब देखते हैं कि पराठों की क्या सिचुएशन निकलती है। ये आज आपके लिए चैलेंज है। ठीक है। जो मसला पता है क्या होता है व्यूअर्स, जब होस्ट बहुत शदीद जोर की फूडी हो ना तो फिर शेफ्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आप लोगों को तो हम नहीं पता चलता, लेकिन जो ब्रेक आती है तो सबसे पहले मैं किचन में पहुंच जाती हूँ कि हम चेक कराएं ना मुझे। तो आप लोगों को जो लगता है कि मैं कुछ नहीं खाती, मैं बहुत खाती हूँ, बल्कि हद से ज़्यादा खाती हूँ। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चाइल्डहुड कैंसर के बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमन फॉर्म्स ऑफ चाइल्डहुड कैंसर क्या हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्या, उसकी अगर मतलब तशखीस कैसे की जाए, लाइक घर में, क्योंकि देखिए बड़े तो अगर कोई खुदा न खास्ता लंप फील होता है या कोई मसला होता है अपना चेकअप करा लेते हैं, छोटे बच्चों में समझ नहीं आती कि क्या इशू है। तो एक तो ये अंडरस्टैंड करना कि क्यों, क्या, कैसे, एंड देन ऑफ कोर्स अगर आपके भी कोई सवाल है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स, बहुत ही एक अफसोसनाक और सैड बीमारी के बारे में आज हमने बात करनी है। वैसे तो हर बीमारी पे इंसान को दुख ज़रूर होता है, लेकिन जब बच्चों को किसी भी किस्म की तकलीफ़ होती है व्यूअर्स, तो चाहे माँ बाप हों, चाहे उस बच्चे के रिलेटिव्स हो, इवन जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी रूह कांप जाती है। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड कैंसर की। हमारे साथ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के हेड हैं हमारे साथ डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास बुखारी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाने का मकसद क्या है? मतलब कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर का तो पूरा महीना चलता है, फिर ये स्पेसिफिकली बच्चों के कैंसर का दिन मनाने का क्या मकसद है? देखिए, अभी आप बात कर रहे थे ना शुरू में कि ये सैड, हम इसे सैड नहीं कहते। देखिए, जो चीज़ मोर देन 90% काबिल इलाज हो उसके बारे में सैडनेस की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। अच्छा। बच्चों में कैंसर जो है बड़ों के कैंसर से डिफरेंट है। इसको अलग डे इसलिए मनाना शुरू किया गया कि एक तो टाइप्स डिफरेंट हैं, कि बड़ों में कैंसर तो ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, लंग कैंसर हैं, वो बच्चों में नहीं होते। बच्चों में कैंसर बिल्कुल डिफरेंट है। और क्या है मैं बताता हूँ। मगर अलग होने का दूसरा मकसद ये था कि अगर ये वक्त पे तशखीस हो जाए तो इनके रिज़ल्ट्स, इलाज के रिज़ल्ट टीबी से भी बेहतर हैं, नमूनिया से भी बेहतर हैं, इवन के जो हम कहते हैं कि टाइफाइड फीवर से भी बेहतर है। तो इसका रिज़ल्ट जो हैं, अगर बच्चों का कैंसर का वक्त पे इलाज कर लिया जाए तो मोर देन 90% सर्वाइवल है। इसीलिए ये अवेयरनेस देना कि भाई बच्चों का कैंसर को वक्त पे पिक कर लिया जाए तो फिर डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों में कैंसर काबिल इलाज है, जिस तरह बाकी नमूनिया काबिल इलाज है, टीबी काबिल इलाज है, इसी तरह बच्चों में कैंसर भी काबिल इलाज है। डॉक्टर साहब, जो बाकी की 10% है, सॉरी देखिए बच्चे की बात आती है तो बंदा 1% भी नहीं चांस चाहता, बाकी के जो 10% हैं वो क्यों काबिल इलाज नहीं होते? नहीं, देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह तो होती है कि लेट पहुंचना। ओके। लेट आ जाना, क्योंकि जब ये स्टेज 4 पे चली जाती है कैंसर में, लास्ट पे चली जाती है तो फिर ज़रा इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और चीज़ जो हम 10% में बात करें, कैंसर उन बच्चों में भी अमूमन ख़त्म हो जाता है मगर वो बच्चे उन दवाइयों को टॉलरेट नहीं करते। तो ये बस जो है ना कि कुछ दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, इंजेक्शंस की फॉर्म में होती हैं, तो बच्चे उनको टॉलरेट बाज़-औक़ात नहीं कर सकते, कैंसर उनका भी तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में कैंसर तकरीबन मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, कुछ बच्चे मेडिसिन को टॉलरेट नहीं कर सकते तो वो ज़रा कॉम्प्लिकेट करते हैं, अदरवाइज़ बाकी सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है व्यूअर्स कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में किसी बच्चे को कैंसर डायग्नोज हो जाए, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, तो हम इसको इजी लेना शुरू कर दें कि तो ठीक हो ही जाएगा। उसकी प्रॉपर इलाज से जी बिल्कुल 90% सर्वाइवल है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए वक्त पे इलाज से 90% है और अगर वक्त पे इलाज ना किया तो 0% सर्वाइवल है। ठीक है, क्योंकि कैंसर से कोई बच नहीं सकता अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो। बच्चों में कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है पाकिस्तान में? देखिए, बच्चों में सबसे बड़ा कैंसर ब्लड का कैंसर है, ल्यूकीमिया, खून का कैंसर जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं।
खून का कैंसर, उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्रेन का कैंसर, उसके बाद हम नीचे ज़रा चलते आते हैं तो डिफरेंट एजेस में डिफरेंट हैं, फिर गुर्दे का कैंसर, आँखों का कैंसर, इसके अलावा फिर बाकी अगर हम चलते जाएँ तो गिल्टियों का कैंसर। ज़्यादातर कॉमन ये वाले कैंसर्स हैं, मगर सबसे ज़्यादा खून का कैंसर है जो मोस्ट कॉमन है। खून में ऐसा क्या इशू होता है डॉक्टर साहब जो बच्चों को खून का कैंसर लेकिन हो जाता कैंसर की अगर हम डेफिनेशन करते हैं, कैंसर होता क्या है? किसी भी चीज़ की एबनॉर्मल ग्रोथ, चाहे वो जिल्द के ऊपर एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाए या ज़्यादा सेल ज़्यादा बनने शुरू हो जाएं या खून में ज़्यादा बनने शुरू हो जाएं, तो ये किसी भी शख्स में हो सकता है। अगर हमें कोई ऐसा कहे कि फ़लाँ वजह हमें पहले पता लग जाए कि इस बच्चे को कैंसर होगा कि नहीं होगा, वो सिर्फ एक है कि अगर उसकी फैमिली में पहले कैंसर है तो चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम ये कहें कि अगर बच्चे के साथ ये करेंगे तो कैंसर उसे नहीं होगा, या ये करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। ऐसी कोई गारंटी, ऐसे पूरी दुनिया में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है। अच्छा, अब कैसे पता चले? आपने कहा बर वक्त तशखीस। देखिए, आप और मैं तो बोल देते हैं मुझे यहाँ दर्द हो रही है, मुझे कहीं गिल्टी महसूस हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे में कैसे पता चलेगा? देखिए, बच्चे को मैंने कहा ना कि लेकिन अब ब्लड कैंसर आपके खून में जी। है, तो ये भी नहीं है कि कोई गिल्टियाँ हैं। क्या करे बंदा? देखिए, अब कुदरत ने ना हर चीज़ में, जिस तरह देखिए हम कहते हैं बुखार होता है तो बुखार एक नेमत है। बुखार हमें बताता है कि जिस समय कुछ एबनॉर्मल हो रहा है तो उसको फ़ौरन मैनेज करो। इसी तरीके से अगर हम सबसे, जिस तरह मैंने बात की कि ब्लड कैंसर सबसे कॉमन है, तो जब ब्लड सेल्स में कैंसर के सेल बढ़ने शुरू होते हैं तो बाकी सेल कम होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। सबसे पहला साइन जो सिम्पटम या अलामात जो बच्चे में आती हैं वो खून की कमी। अगर आपके बच्चे में अचानक खून की कमी होनी शुरू हो गई है, बच्चा पेल नज़र आना शुरू हो गया है, तो फ़ौरन कॉन्शियस हो जाए। अगर इसको वक्त पे आपने पिक कर लिया तो चांसेस ठीक हैं कि मोस्ट कॉमन खुराक की कमी हो सकती है। लेकिन अगर अचानक खून की कमी होनी शुरू हो गई है, आपको 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में लगा है कि मेरे बच्चे में खून की कमी होना शुरू हो गई है, तो फ़ौरन आप डॉक्टर्स के पास रश करें और पहुँचें। दूसरी बड़ी चीज़, अगर किसी भी बच्चे के जिस्म पे नील धब्बे पड़ने शुरू हो गए तो दिस इज़ इमरजेंसी, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचे। लेकिन बच्चों को तो नील धब्बे पड़ते ही हैं। नो, देखिए, अगर आपके बच्चे को गैर ज़रूरी तौर पे नील धब्बे पड़ने शुरू हो गए तो नील धब्बों को आपने कभी भी सिंपल नहीं लेना, उसको आपने हमेशा इन्वेस्टिगेट करना है। और बिल्कुल ये चांसेस मौजूद होते हैं कि सिर्फ नील धब्बों के साथ और खून की कमी के साथ बच्चा कैंसर का शिकार होगा, कि वो बच्चा कैंसर का मरीज़ हो सकता है। नहीं तो डॉक्टर साहब, जिस तरह कभी कभी बच्चियों का फेरेटिन लेवल बड़ा कम हो जाता है। देखिए, मैंने कहा ना कि फेरेटिन आयरन की कमी जो है वो खून में कमी ज़रूर कर देगी, बच्चा पेल दिखना शुरू हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, 6 महीने 8 महीनों में इतनी फेरेटिन की कमी होती है कि बच्चे में खून की कमी होती है। अगर विद इन 1 मंथ, 1 माह के अंदर, 1 माह पहले अगर कोई मिला था और कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा पिंक था, ठीक था, खून की कोई कमी नहीं थी, अब इसको इतनी कमी हो गई है और जिस्म पे किसी किस्म के नील धब्बे पड़ने शुरू हो गए हैं, तो फ़ौरन आप डॉक्टर के पास पहुँचें और उसको इन्वेस्टिगेट कराएं। और सिंपल टेस्ट हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और भी तो प्रॉब्लम है ना। देखिए, ब्लड टेस्ट बच्चों का एमी तो कभी भी कोई नहीं कराता, और आपको पता है बच्चों के ब्लड टेस्ट बड़ी लेटर स्टेज पे होने शुरू होते हैं यूजुअली। देखिए, यही तो गलतफहमी है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे को खून की कमी हो रही है और जिस्म पे नील धब्बे पड़ रहे हैं, क्या वाइट ब्लड सेल काउंट भी ऊपर नीचे होता है? लेकिन वो तो सीबीसी में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा ना। आपको तो आम बंदे को तो पता, आम इंसान को तो पता नहीं चलेगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके बच्चे में खून की कमी हो रही है, जिस्म पे नील धब्बे पड़ने शुरू हो गए हैं, तो फ़ौरन दिस इज़ इमरजेंसी, आपने फ़ौरन इन्वेस्टिगेट करना है। और सिंपल, मैंने कहा ना, 100 रुपये के टेस्ट से पता चल जाता है, कोई बड़े टेस्ट नहीं। आप ये समझें कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास, तो सिंपल सरकारी अस्पतालों में वो टेस्ट अवेलेबल हैं, जहाँ पे जाएंगे एक सीबीसी का टेस्ट होगा और हमें अंदाज़ा हो जाएगा खून के कैंसर। और सीबीसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सीबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज़ होना, जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ब्लास्ट सेल्स। ब्लास्ट सेल्स का मतलब है कैंसर, यानी कि अगर आपका आयरन कम है बट आपका डब्ल्यूबीसी नॉर्मल है तो आप ठीक है। जी जी, और प्लेटेट्स नॉर्मल है। अगर प्लेटेट कम हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ है, तो फिर कैंसर हो सकता है, तब प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें, क्योंकि हमारे मुल्क में आयरन की कमी बहुत से लोगों को है। मैंने कहा सिंपल, अगर काफ़ी टाइम में अचानक पेल होना, जिस्म पे नील धब्बे पड़ना, तो आप समझें कि कोई ना कोई एबनॉर्मल चीज़ है, उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है। दूसरी एक और चीज़ जो मैंने अभी बात की कि बच्चों में दूसरा बड़ा कैंसर ब्रेन का कैंसर है। अच्छा, ब्रेन का कैंसर बच्चों में सर दर्द वगैरह तो बता नहीं सकते, वैसे भी रोते हैं, इससे ज़्यादा वो बता नहीं सकते। अगर बच्चे में किसी किस्म के झटके लगें, बार बार लगें, या उसको चलने में अब नॉर्मल आपको लगे कि प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, इसको भी आपको फ़ौरन इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। छोटा बच्चा बता नहीं सकता, वो सिर्फ यही कहेगा सर में दर्द है। सर में दर्द की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, गला ख़राब हो सकता है, कोई मसला हो सकता है, आंखों का इशू हो सकता है कि आंखें कमज़ोर। डॉक्टर साहब, ब्रेन कैंसर का कैसे पता चलता है? मैंने वही बताया ना, अगर बच्चे की गेट चलने में मसला होना शुरू हो गया, वो कौन से टेस्ट होते हैं? फिर आपको फ़ौरन, आपको सबसे पहले तो सीबीसी करेंगे देखने के लिए, सीबीसी के बाद फिर आपको सीटी स्कैन। अच्छा, यानी कि सीबीसी में आ जाता है? नहीं, ब्लड कैंसर सीबीसी में आ जाता है, ब्रेन बाकी कैंसर जितने भी हैं अगर वो किसी और जगह पहुंचेंगे तो आएंगे, वरना फिर आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और सीटी या एमआरआई कराना पड़ेगा अगर ज़रूरत हमने समझी तो। लेकिन अगर बच्चे की गेट अब नॉर्मल हो गई है, चलने में मसला होना शुरू हो गया है और बच्चा गैर ज़रूरी तौर पर बहुत रो रहा है या सर में दर्द कह रहा है, तो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए।
तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आँखों का कैंसर, आँखों का कैंसर बहुत छोटे बच्चों में आता है, 6 माह की उम्र में आ जाएगा, 7 माह की उम्र में आ जाएगा। तो अगर आप अपनी देखें, हर माँ अपने बच्चे की आंखों में देखती है, हर कोई देखता है। अगर आप अपने बच्चे की आंखों में देखते हैं और आपको ज़रा सा भी सफ़ेदपन नज़र आता है, आंखों का ब्लैक जो हमारा जिसमें पीपल्स कहते हैं जो ब्लैक होल दरमियान में है जी, नहीं, जो दरमियान में होल हमें ब्लैक कलर नज़र आता है आंखों, अगर इसमें किसी भी किस्म का वाइट कलर नज़र आता है, या एक और चीज़, आप तस्वीर खिंचवाते हैं, तस्वीर देखते हैं कि बाकी सब किस्म कहते हैं कि रेड आइज़, कि आप जब आपने देखा होगा कि जब हम तस्वीर खिंचवाते हैं तो कई दफ़ा हमारी आंखें रेड नज़र आती हैं, ये नॉर्मल है। हमारी आंखों का रेड नज़र आना अंदर से नॉर्मल है। अगर हमने कभी बच्चों की तस्वीर किसी को खिंचवाता है और देखता है कि बाकी सबकी आइज़ तो रेड नज़र आ रही हैं, मेरे बच्चे की एक आइज़ में रेडनेस नहीं है, तो बिल्कुल ये पहली अलामत हो सकती है जिसे हम पिक करते हैं और फ़ौरन हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उस आंख का चेकअप कराना चाहिए। दुनिया भर में तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या नहीं है, छोटे बच्चों का हर 3 से 6 महीने बाद आंखों का मुआयना ज़रूर कराया जाता है कि अगर कोई कैंसर है तो आंखों का कैंसर है तो वक्त पे पिक हो जाए और उसका इलाज कराया जा सके। मैंने कहा ना, ये सारे कैंसर जिनका मैंने नाम लिया है ये सारे काबिल इलाज हैं, सिर्फ एक शर्त है कि वक्त पे पिक हो जाए। चौथी बड़ी जो मैंने आपको बताया कि गिल्टियों का या उसका कैंसर, माँ जब बच्चों को नहला रही होती है, अगर किसी भी जगह पे उसको पेट फूला हुआ इसे गिल्टी फील होती है तो ये पहली अलामत होती है जिसे हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा माँ नहलाते वक्त चेक कर उनके हाथ लग जाते हैं, भी करते हैं बच्चों की, तो फ़ौरन पेट में अगर किसी किस्म की उनकी गिल्टी फील हुई है, फ़ौरन टाइम ज़ाया नहीं करना। हमारे पास बच्चे जब आप पहुँचते हैं कैंसर के, इतने बड़े बड़े पेट हो चुके होते हैं अनफॉर्चुनेटली, और वजूहात की वजह से वो कह रही होती हैं हाँ मुझे महसूस तो हुआ, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, पेट में कोई वैसे रोड़ी हो, नो, पेट में किसी भी किस्म की गिल्टी या रोड़ी फील होना जो है दिस इज़ एबनॉर्मल, उसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और आप डॉक्टर के पास सिंपल देखें ना, अल्ट्रासाउंड कराना है 500 में अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, 100 रुपये में CBC हो जाएगी। डॉक्टर साहब, लेकिन किस स्टेज पे ये कैंसर्स जो हैं क्यूरेबल होते हैं? देखिए बच्चों में मैंने कहा ना तकरीबन तमाम स्टेजेस पे, तकरीबन यहाँ ना इवन कि स्टेज 4 पे भी काबिल इलाज हैं, मगर इलाज मुश्किल होता चला जाता है, उतनी ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ती हैं, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। स्टेज 1, 2, 3 तक तो तकरीबन मुकम्मल काबिल इलाज है। स्टेज 4 पे हमें इतनी ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ती हैं कि बच्चे के लिए वो मेडिसिन टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए उसकी एक बात समझिए, बड़ों में कैंसर के रिजल्ट्स अच्छे हैं आजकल, बहुत अच्छे हैं, मगर उतने अच्छे नहीं हैं जितने बच्चों में हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि देखें हमारी एज तक पहुँचते पहुँचते या बड़ी एज तक पहुँचते पोल्यूशन, खाना, हमारे स्टोमक खराब हुआ है, बहुत हो चुका होता है जिस्म का, जिसमें देखें ना हमारे लंग खराब हुए हैं, लिवर खराब हुआ है, किडनीज़ में कोई ना कोई मसला होता है, तो हम उन मेडिसिन को टॉलरेट नहीं करते। बच्चों में तो हर चीज़ 0 मीटर है, न्यू हार्ट है, न्यू लिवर है, न्यू, तो इनको तो ये टॉलरेशन, इनकी टॉलरेंस बहुत अच्छी होती है और ये मेडिसिन को बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं। और हम जो मेडिसिन दे रहे होते हैं हमारे जहन में ये नहीं होता कि हमने जान बचानी है, हमें ये पता है कि इन बच्चों ने अगले 100 साल जीना है, तो हम कोई ऐसी चीज़ में कमी ना रह जाए कि खुदा न खास्ता इनको बाद में मसला हो। तो अब जो सारी रिसर्च हो रही है ना बच्चों में, वो ये हो रही है कि कैंसर तो काबिल इलाज है, ये तो हमने समझ लिया, उसकी दुनिया में ट्रीटमेंट भी आ चुकी है तमाम तकरीबन कैंसर्स की। अब सारी रिसर्च ये हो रही है कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को कैसे रोका जाए ताकि बच्चे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी सारी गुजार सकें। और ये जो बच्चे होते हैं जिनमें हम कैंसर का इलाज करते हैं, सर के बाल गिर जाते हैं, छोटी मोटी चेंजेस आती हैं, मगर ये सारी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। कैंसर का इलाज ख़त्म होने के बाद कोई देखेगा तो बता भी नहीं सकता कि इस बच्चे को भी कैंसर होगा, और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं अपनी, जितनी उनकी ज़िंदगी कुदरत ने रखी है, 100 साल, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स गुजार सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। तो इसलिए बस एक ही चीज़ कि यार बच्चे में कोई भी चीज़ ना, खून की कमी को कभी इग्नोर नहीं करना, आंखों में किसी किस्म की चीज़ को इग्नोर नहीं करना, कि पेट में किसी किस्म की गिल्टी को इग्नोर नहीं करना। लेकिन डॉक्टर साहब एक और भी तो चीज़ है ना, लोग इस चीज़ से भी मतलब एक इलाज कितना महंगा है क्या? बिल्कुल महंगा नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चैरिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। हाँ जी। कोई बच्चा पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता कि इस वजह से कैंसर से उसकी जान चली। देखें ऑप्शंस मल्टीपल हैं, प्राइवेटली कराना चाहेंगे तो शायद उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चैरिटी हॉस्पिटल में हर जगह अब सहूलियात मौजूद हैं बच्चों के लिए, और वहाँ पे बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, बाकी जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इंडिया बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है। इलाज के ना डरें। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे डोनर्स अवेलेबल हो जाते हैं, लोग डोनेशन देने को तैयार हो जाते हैं। मैंने नहीं देखा कि अब तक किसी बच्चे को इलाज इसलिए ना मिला हो कि उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे के खौफ से मत, बस एक दफ़ा वक्त पे पहुँच जाएं, आगे इंशाल्लाह आपका सिस्टम आपको संभाल लेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इस इलाज, बच्चों के कैंसर का इलाज एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए जब भी कोई कैंसर है ना, चाहे वो बड़ों का है चाहे बच्चों का, हम 3 चीज़ें कहती हैं इलाज होती हैं, 3 चीज़ें उसके इलाज में शामिल होती हैं। अगर वो गिल्टी वगैरह है, गुर्दे का, यानी कि सॉलिड ऑर्गन है, गुर्दे का कैंसर है, मसल कैंसर है, तो सर्जरी निकालना,
कीमोथेरेपी जस्ट इंजेक्शंस हैं, जिस तरह हम एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो रेडिएशन। ये 3, देखें कोई भी कैंसर है तो इलाज ये 3 ही है। हमने उस बच्चे की कंडीशन को देखते हुए, बच्चे की डिजीज़ को देखते हुए हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या देना है। इन तीनों में से हमने कुछ देना है। मसलन जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में कोई सर्जरी का रोल नहीं है। अच्छा, नहीं कोई ऑपरेशन उन्हें किसी ऑपरेशन में से नहीं सर? होगा। बोन मैरो क्या? बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं, ट्रांसप्लांट उन बच्चों में हम लोग करते हैं जिनमें एक दफ़ा कैंसर चला जाए और दोबारा वापस आ जाए। अच्छा, ठीक है। तो उन बच्चों में हम ट्रांसप्लांट का रोल है। अदरवाइज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बच्चों में, यानी कि यूँ समझिए कि जो बच्चों के ब्लड कैंसर है उसमें से कोई 10-20% होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। मोर देन 80% सिंपल इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं। ओके, और रेडिएशन भी होती है क्या? रेडिएशन सिर्फ उन बच्चों में दी जाती है जिनमें बार बार ब्रेन के अंदर आ रहा हो कैंसर। अदरवाइज कोई या सॉलिड ट्यूमर्स हों, जिनको हम कहते हैं गिल्टियों कैंसर हो, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, वो भी कम। अक्सर जो होंगे मोर देन 85% बच्चों के कैंसर सिंपल इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब कैंसर के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि अब बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगा, बच्चे नहीं हो पाएंगे, ये इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी देंगे प्लीज़? देखिए एक तो यह कि जहाँ तक बात है नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। हम जो ही इलाज ख़त्म होता है 6 महीने बाद बच्चे की, जब हम कैंसर की दवाइयाँ देते हैं ना, तो हमने बचपन में जो बच्चों को वैक्सीनेशन कराई हुई होती है, हेपेटाइटिस बी की होती है या मीज़ल्स की या मम्प्स की, या जो भी हम बच्चों की वैक्सीनेशन कराते हैं, उनके असरात ख़त्म हो जाते हैं। तो 6 महीने कैंसर के इलाज ख़त्म होने के बाद हम बच्चों को दोबारा रीवैक्सीनेट कर देते हैं कि वैक्सीनेशन। उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं और कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की अमूमन नहीं होती। जहाँ तक ये बच्चे पैदा नहीं होते तो कुछ कैंसर्स की दवाइयाँ, कुछ कैंसर्स में ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, मगर चांसेस होते हैं मगर हर जगह। 100%? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी बच्चे का कैंसर का इलाज हो गया है तो वो अब उसकी शादी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, मैंने 1-2 केसेस ऐसे देखे हैं ना डॉक्टर साहब, जहाँ पे मतलब बच्ची को कैंसर था, अब उसकी शादी का टाइम आया तो मतलब रिश्ते का इशू पड़ रहा है, क्योंकि बार बार लोग मोहल्ले वाले जानने वाले बता रहे हैं कि एनू तो कैंसर नहीं, देखिए यही तो हमारा बताने का मकसद है। पीडियाट्रिक वर्ल्ड कैंसर डे बताने का मकसद ही यही है कि कैंसर का इलाज ख़त्म हो जाने के बाद वो एक नॉर्मल माशरे का फ़र्द है और तमाम उसमें वो चीज़ें मौजूद हैं जो नॉर्मल इंसान में मौजूद हैं। पर डॉक्टर साहब कोई तरीका नहीं है अपने आप को कैंसर से महफूज रखने का बच्चों के केस में? देखिए मैंने कोई तो ऐसी चीज़ें होंगी जो कर सकते हैं। देखिए ये रिसर्च मौजूद है। आपको एक बात बताऊं कि बच्चों के कैंसर्स में कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनका इलाज मल्टीविटामिन है, विटामिन ए। तो अब ये चीज़ें आ रही हैं कि जो हमारे कैंसर्स हो रहे हैं उनकी शायद एक बहुत बड़ी वजह हमारी खुराक में, जो हम एबनॉर्मल खुराक यूज़ कर रहे हैं, वो डेफिशिएंसीज़ हैं। तो इसलिए अगर आप बच्चे को कैंसर से बचाना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर खुराक, बाहर की जंक फूड वगैरह के बजाय घर की चीज़ें जितना पॉसिबल हो। जैसे वाइटलिन है जो एक मल्टीविटामिन है जो बच्चों को दी जाती है, बहुत से लोग देते भी हैं, बहुत से नहीं भी देते, क्या आप रेकमेंड करते हैं? देखिए खुराक से पूरा करें वो तो बेस्ट है, लेकिन आपको पता है कुछ बच्चे औखे भी होते हैं। देखिए बात सिर्फ औखे की अब नहीं है, अब हम चाहें भी ना तो हम अपने खुराक को एक हद से ज़्यादा खालिश नहीं कर सकते, हम चाहें भी तो। अब देखिए ना, हम मुर्गियाँ, ब्रॉयलर मुर्गियाँ खा रहे हैं, हम कौन सी, कितना आपको अंदाज़ा है किस तरीके से हो रही हैं, पेस्टिसाइड के साथ हमारी सारी की सारी ये फसलें उग रही हैं। तो हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, हम एक हद से ज़्यादा खालिश खुराक नहीं कर सकते। इसलिए हम ये बिल्कुल रिकमेंड करते हैं कि जो बच्चे भी हैं उन सबको मल्टीविटामिन, हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर आयरन, मल्टीविटामिन और विटामिन डी वगैरह ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी बच्चा है। आपको तो मैं क्यों स्माइल कर रही हूँ कि कहना तीनों बच्चों में किया है। विटामिन डी के ड्रॉप्स भी देती थी और फिर वो जो एक मल्टीविटामिन का बात की, और मेरी बेटी में क्योंकि फेरेटिन लेवल बहुत लो हो गया था एट वन पॉइंट और फिर नॉर्मलाइज, कोविड हुआ। अच्छा एक और चीज़ व्यूअर्स, कोविड के बाद भी बहुत से वियर्ड लोगों को असरात हुए। छोटी 10 माह की थी, उसको कोविड हुआ, हेयर फॉल हो गया, बहुत ही एक अजीब सी कोई सिचुएशन थी। मैं इतनी परेशान, थैलेसीमिया माइनर के रिजल्ट आ रहे हैं उसके, कुछ समझ ही ना आए मुझे कि क्या है क्या नहीं है, ख़ानदान में दूर दूर तक किसी में थैलेसीमिया। एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिरा ये मिला कि भी फेरेटिन लेवल बहुत लो, मोस्ट कॉमन रीजन, और अब वो माशाल्लाह फेरेटिन नॉर्मलाइज हो गया। पर डॉक्टर साहब एक माँ के लिए ये इतनी वो अपसेटिंग चीज़ होती है, और वही वाली बात हुई कि डॉक्टर सारे पीडियाट्रिशियंस ने यही बात की कि भाई अब इतना प्रॉब्लम हो गया है कि हम इसीलिए मल्टीविटामिन हर बच्चे को रेकमेंड करते हैं। हम लोगों ने नहीं ली मल्टीविटामिन जब हम छोटे थे, हमें ज़रूरत ही नहीं थी डॉक्टर साहब। देखिए पहले खालिश खुराक, खालिश दूध, मक्खन चीज़ें, अब ये चीज़ें कहाँ अवेलेबल हम कर सकते हैं। और देखें एज एन मदर आपने अपनी बच्ची को केयर किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बीमारी नहीं निकली, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन देखें वो ठीक हो गई, लेकिन हम ये देंगे कि हर बच्चे को, खून की कमी वालों को आयरन डेफिशिएंसी आप उसी वक्त समझें जब वो साबित हो जाए। डॉक्टर साहब एक सेकेंड, नूर के जब ब्लड टेस्ट हुए सारे नॉर्मल थे, उसमें एक वो आया था कि पॉसिबली थैलेसीमिया माइनर, उसकी आप चेक करा लें। आयरन उसका 14 था,
14? हीमोग्लोबिन 14 था। अच्छा 14 हीमोग्लोबिन। जब उसका चेकअप कराया, उसको मज़ीद टेस्ट कराया और फिर वहाँ पे जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी, क्योंकि ऑब्वियसली स्किन हेयर फॉल का इशू था, उन्होंने कहा कि फेरेटिन भी चेक करा। मैंने कहा वो क्या है? कहती वो भी आयरन का एक चीज़ है, वही तो आयरन आपको ऑब्जॉर्ब कराता है। तो पता चला हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, फेरेटिन लो है। बट बात ये कि व्यूअर्स, वही वाली बात ना, प्रॉपर तशखीस होता ये है कि हम कुछ चीज़ें करा के कहते हैं हाँ जी ठीक लग रहा है, इट्स ओके। डॉक्टर के पास इसीलिए रिपोर्ट ले जानी ज़रूरी होती है ताकि डॉक्टर उसे देखे और आपको कहे कि यार मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, आप ये भी कराएं। देखिए, जहाँ तक आप आयरन की कमी की बात कर रही हैं तो सीबीसी में सिर्फ एचबी नहीं होती देखने वाली, हम सेल का साइज़ भी देख रहे होते हैं कि सेल का साइज़ कहता है, वो सेल ही तो अब नॉर्मल आया था तो वहाँ उसकी साइज़ कैसा है, शेप कैसी है, हम उसकी बेस पे भी बता सकते हैं कि फेरेटिन वगैरह लो ना हो। लेकिन मैंने जो बता रहा था कि बाज़ औक़ात मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी, अब ये सोच आ रही है और ये रिसर्च भी हो रही है और साबित भी कई जगहों पर हो रहा है, और वह साबित इसलिए हो रहा है कि कई कैंसर्स का इलाज ही मल्टीविटामिन है। तो इसलिए अब ये समझा जा रहा है कि शायद हमारी खुराक की और इन चीज़ों की कमी है जो हमारे एबनॉर्मल सेल्स को बनाना शुरू कर देती है और हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और ये एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और उसके साथ जो हम घरों में अपने बच्चों को सिर्फ टीवी की स्क्रीन के सामने रखते हैं। व्यूअर्स प्लीज़, मुझे पता है ये एक अजीब सी बात मैं कर रही हूँ कि वो उठने बैठने से क्या ताल्लुक़ है। आपके बच्चे अगर एक्टिव होंगे, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होगी और उनके अंदर एनर्जी होगी बीमारी को फ़ाइट करने की। हम लोग बीमार होते थे, 102 बुखार में भी माँ बाप स्कूल भेज देते थे, कोई ऐसा इशू नहीं होता था। अब बच्चे को 100 बुखार होता है, वो 4 दिन बिस्तर में लेटा रहता है क्योंकि हमने बच्चे को इतना खुद इनएक्टिव कर दिया है। तो व्यूअर्स, सनलाइट, ईटिंग प्रॉपरली, मल्टीविटामिन्स की सपोर्ट और एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल। अभी मैं उसी भी बात, हम खुराक तक पहुंचे थे। दूसरी चीज़ जो अब कैंसर से बचाने के लिए की जाती है और ये कैंसर के इलाज में भी शामिल है, आपको पता दुनिया भर के जितने कैंसर के सेंटर्स हैं वहाँ पर बाकायदा एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती हैं। एक्सरसाइज होना, बॉडी के एक्टिव होना, ये कैंसर से ना सिर्फ बचाता है बल्कि कैंसर के इलाज में भी शामिल है। और उसी तरह जो हम मेडिसिन दे रहे होते हैं कैंसर के, हम उनके साइड इफेक्ट्स के तौर पे कह रहे होते हैं कि खाओ पियो भी अच्छा, पानी अच्छा पियो साथ, और एक्सरसाइज वगैरह करो, रेगुलर एक्टिविटी जारी रखो। ये ना समझो कि टॉक्सिन सिस्टम से बाहर निकलें। ये ना हो कि अब आपका बच्चा कहे कि मेरा क्योंकि इलाज चल रहा है तो मैं तो सारा दिन बैठ के टीवी देखूंगा और बस, और मैं हिल नहीं सकता। नो, आपने अपने बच्चे को कैंसर से बचाने के लिए भी एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है और कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर भी आपने उसका लाइफस्टाइल को बहुत एक्टिव रखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। आप लोग वो फरिश्ते हैं जो हमारे बच्चों को नई ज़िंदगी देते हैं। अल्लाह ताला ऑफ कोर्स हम सब के सर पे हैं और हमें वो करते हैं, बट वही होता है ना कि रब ताला वसीले भेजते हैं जो आसानियाँ पैदा करते हैं। और आप लोगों का काम भी बहुत मुश्किल है, एक तो ट्रीटमेंट्स करना और बच्चों को इन तकलीफ़ों से गुजरते हुए देखना, और अगर इंसान खुद भी पेरेंट हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा दे। मेरे पास बच्चों के, हम कहते हैं कैंसर के हवाले से कि बच्चों के कैंसर का अगर आपको पता चल गया ना कि अपने किसी बच्चे को ख़ानदान में, एक तो नॉर्मल पैनिक नहीं करना, नंबर एक पैनिक करने की ना, दूसरी एक चीज़ जो मैं बड़ी बताना चाहता हूँ कि लोग उनके साथ खा पी नहीं रहे होते, अपने बच्चों को बैठने नहीं देते, हाँ। अपने बच्चों को जाने नहीं देते कि भाई इनसे देखो, कैंसर जो बीमारी है जो लगती नहीं है किसी को। हाँ जी, प्लीज़ आप वो बच्चा जो है वो आपको अटेंशन जरूर, बल्कि आप ठीक है उससे दूर रहें कि उसे इन्फेक्शन ना लगे, लेकिन उससे कोई खतरा नहीं है, उससे कोई खतरा नहीं है। आपको। सो प्लीज़ प्लेटें लैदा करना और ये अजीबोगरीब हरकतें ना करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में, आप हमारे साथ रहिएगा। मेरे शौक दानी इतबार तेनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा। मेरे शौक दानी इतबार तेनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा। ऐवें लड़न बहाने लभनाए कि तू सोचनाए सितमगार आजा। मेरे शौक दनी इतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा। ऐवें लड़न बहाने
लबनाए कि तू सोचनाए सितमगार आजा मेरे शौक दनी इतबार तैनू पावें हिजर ते पावें विसाल होवे वक्खो वक्ख दोहां दियां लज़तां ने पावें हिजर ते पावें विसाल होवे वक्खो वक्ख दोहां दियां लज़तां ने मेरे सोनिया जा हजार वारी आजा प्यारे आते लख वार आजा मेरे शौक दनी इतबार तैनू सादा ते तेरा दिल सादा तैनू ऐवें रकीब कुरा पाया तू सादा ते तेरा दिल सादा तैनू ऐवें रकीब कुरा पाया जे तू मेरे जनाजे ते नहीं आया जे तू मेरे जनाजे ते नहीं आया रात तक दाए तेरी मज़ार आजा मेरे शौक दनी इतबार तैनू सुखी बसना जे तू चौना मेरे गालबा इस जहान अंदर सुखी वसना सुखी वसना जे तू चौनाए मेरे गालबा इस जहान अंदर आजा रिंदा दी बज़्म विच आ बैठ जा जिथे बैठदे ने खाक सार आजा मेरे शौक दनी इतबार तैनू क्या बात है, वाह। शुक्रिया। द ब्रिलियंट, द वेरी वेरी टैलेंटेड बहादत रमीज़ हमारे बहुत ही प्यारे भाई आज हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से ही किया और पीटीवी पे विरसा हेरिटेज प्रोग्राम्स में भी परफॉर्म कर चुके हैं। नेशनली और इंटरनेशनली हमारे पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं और आज स्पेशली मिर्ज़ा गालिब साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारे शो का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया। अरसे बाद मुलाकात हुई। जी जी। वेलकम बैक मॉर्निंग एट होम में। अदरवाइज तो मेरे से ज़्यादा वक्त इनका भी टीवी पे गुजरता है बिकॉज हमारी फैमिली का नहीं, आप बहुत सीनियर हैं। एंड देन वी हैव विद अस हमारा साथ देने के लिए हमारे बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड म्यूजिशियंस मोहम्मद रियाज साहब तबले पे, साबिर अली ऑन द फ्लूट, हमारे पास मोहम्मद इकबाल साहब हैं गिटार पे एंड मुजावर अब्बास साहब हारमोनियम पे। अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जो आज हमें गाइड करेंगे और हमें बताएंगे मिर्ज़ा गालिब के बारे में। डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब हमारे साथ हैं,
खुद एक बेहतरीन पोइट हैं एंड उसके साथ साथ एक बेहतरीन क्रिटिक भी हैं। पोइट और क्रिटिक दोनों हैं, यानी कि डेंजरस कॉम्बिनेशन है। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए क्लास 3, 6 एंड 9 के सिलेबस भी लिखे हैं। वैसे ये 3, 6 एंड 9 की क्या कहानी है, ये हम पूछनी चाहिए। बीच वाले नंबरों का क्या बना। इसके अलावा इंग्लिश एंड उर्दू में डिफरेंट पोइम्स की ट्रांसलेशन, इंग्लिश से उर्दू में डिफरेंट पोइम्स की ट्रांसलेशन भी की है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं खुद एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर एंड वोकलिस्ट, बट एक बड़े बाप के बेटे, एक रेनाउंड पर्सनालिटी के, लेजेंड आर्टिस्ट के बेटे हबीब वली मोहम्मद साहब के आप साहबजादे हैं। खुद वो एक रेनाउंड प्लेबैक सिंगर थे और हमारे साथ हैं रिजवान वली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले तो आज क्योंकि मिर्ज़ा गालिब साहब की डेथ एनिवर्सरी है तो डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करेंगे। आज कि दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गालिब हमारी जो इल्मी, अदबी और तहज़ीबी तारीख़ है उसके बहुत बड़े आदमी हैं और दो ही शायर हैं जिसे सारी दुनिया ने तस्लीम किया, गालिब और इकबाल। और कौमों की तारीख़ में ऐसी शख्सियात का होना ये हर कौम के पास नहीं होते। बिल्कुल। ना ही इतनी बड़ी शायरी हर ज़ुबान के पास होती है। तो वो बड़ी शायरी इसलिए है कि वो हयात व कायनात के गहरे राज खोलती है, गहरे मामलात हम तक पहुंचाती है और वो ज़ाहिर होती इल्हाम के ज़रिए है, इंट्यूटिवली आती है ख़ुद शायर के पास भी। लेकिन एक ऐसी शख्सियत होती है जो अपने अहद के लिए ज़रूरी होती है। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे अजीब वक्त में कुदरत ने गालिब को उस दौर में पैदा किया जहाँ दुनिया में एक ज़माना ख़त्म हो रहा था और दूसरा शुरू हो रहा था। एक तरफ जागीरदारी दौर था, हाँ, बहुत वो तब्दीली के दरमियान में बैठे हुए, कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे थे ना। तो वो उन दोनों ज़मानों को जोड़ने वाले थे। यानी एक तरफ वो ख़त्म कर रहे थे पुराने दौर को और दूसरी तरफ वो आगाज़ कर रहे थे नए दौर का। बिल्कुल। तो वो ऐसे अजीब वक्त पे आए और हम देखें उनकी शायरी को तो उसमें पूरा अहद उनका इसी तरह जीता जागता हमें नज़र आता है। बड़े शायर की एक खूबी ये होती है, बड़ा शायर सिर्फ वो होता है जो अपने ज़माने को पूरी तरह से अपनी शायरी में ले आता है। यानी हम कोई और किताब ना पढ़ें, उस शायर के ज़रिए से जानना चाहिए। जैसे मीर के दौर को जानना हो तो सिर्फ मीर की शायरी पढ़ना काफ़ी है, इसी तरह गालिब की और इकबाल की। जैसे अभी हमने गालिब की एक गज़ल सुनी, मैं चाहूँगी कि उस पर भी हम थोड़ी सी बात करें क्योंकि आपने इतने खूबसूरत अंदाज़ में उसको परफॉर्म किया, तो मैं चाहूँगी थोड़ा उस पर भी आप तबसरा करें। लेकिन उससे पहले सर, आप आजकल क्या कर रहे हैं लाहौर में? जी, लाहौर में मुझे इनवाइट किया गया है फैज़ फाउंडेशन। कम ही हमें मिलते हैं यहाँ पे, तो हम बड़े एक्साइटेड हुए कि आप लाहौर आए हुए हैं, तो हमने बुला भी लिया आपको शो पे। एंड ऑफ कोर्स आज के दिन में हम चाहते थे आप भी अपना हिस्सा डालें, बट हाउ कम यू हियर? जी, मैं रहता तो लॉस एंजलिस में हूँ। बिल्कुल। मुझे फैज़ फाउंडेशन वालों ने इनवाइट किया कि आएँ, ज़रूर शिरकत करें, तो मैंने समझा कि मुझे ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। इसलिए लाहौर भी मैं 40 साल बाद आया हूँ। मैंने जब ग्रेजुएट किया था हाई स्कूल कराची से, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए फिर चला गया था लॉस एंजलिस आला तालीम के लिए। तो लाहौर जो मैं आया हूँ 40 साल बाद आया हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत। हम कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या, मतलब वो जमिया ही नहीं, सॉरी, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो सर, आप लाहौर देखने के बाद भी 40 साल के बाद लाहौर आए? अब क्या करें, चले गए थे अमेरिका आला तालीम के लिए, अब आते रहेंगे, जब बुलाएंगे जब आएंगे हम। देखिए, बिल्कुल आ गया हूँ। अच्छा सर, आज क्योंकि गालिब साहब की डेथ एनिवर्सरी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो बहुत एक किसी भी ग्रेट सिंगर के लिए और ग्रेट सिंगर के बेटे के लिए गालिब साहब की एक वैल्यू और सिग्निफिकेंस है जो अनडिनाइबल है। जी, वो अजीम शायर थे, उनकी शायरी में मोहब्बत झलकती है, उनकी शायरी में बहुत से लेसन्स हैं जो लोग अब पढ़ेंगे तो वो उनसे
लेसन्स हासिल कर सकेंगे, अच्छी चीज़ें उनकी शायरी, मयारी शायरी है जिसमें मेरे वालिद साहब ने 1950s के अंदर उनकी एक चीज़ गाई थी, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता अगर वो और जीते उस ज़माने में भी बहुत मशहूर हुई, अब भी लोग गाते हैं, अब भी बहुत मशहूर है वो गाना। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी जो कुछ देर पहले वहादत भाई ने परफॉर्म किया, उसके बारे में हमें क्या बताएंगे, उस कलाम के बारे में? देखिए, एक तो ये कि गालिब उर्दू के बड़े शायर हैं, लेकिन उनका काम फ़ारसी में ज़्यादा है। बिल्कुल। 3 दीवान उनके 3 जिल्दों में वो फ़ारसी, ये तो एक ही जिल्द थी, एक ही दीवान था उर्दू का, और उसको उनकी उर्दू शायरी को भी और फ़ारसी शायरी को भी पंजाबी में फिर तर्जुमा किया गया। तो हमारे एक बड़े अहम शायर थे पंजाबी के, असीर आबिद, गुजरांवाला के रहने वाले थे, उन्होंने बहुत तर्जुमा किया। ये सूफ़ी साहब, सूफ़ी तबस्सुम साहब ने ये इस गज़ल का तर्जुमा किया, और ऐसे खूबसूरत तर्जुमा है, आपने वो सुना, आपको महसूस हुआ होगा कि जैसे अगर गालिब खुद यानी पंजाबी में कहते तो ऐसे ही कोई कहते। तो बहुत खूबसूरत गज़ल, और उन्होंने गाई भी बहुत अच्छी है। सर बहुत से ग्रेट पोइट्स हैं, देखिए पाकिस्तान की मिट्टी बहुत ही ज़रखेज़ है। आई मीन इतना टैलेंट माशाल्लाह, चाहे आप राइटर्स की, पोइट्स की, सिंगर्स की, थिंकर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की, फ़िलासफ़र्स की, किसी भी कैटेगरी में देखें तो माशाल्लाह इस मिट्टी में ही कुछ ख़ास है जी। लेकिन वाई मिर्ज़ा गालिब और इकबाल ही क्यों इतने पॉपुलर हुए? भाई इकबाल का तो हम किसी और, मतलब हमने पूरा एक ट्रिब्यूट पेश किया और पूरा महीना हमने उनके डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में बात की। ही इज़ वन ऑफ द फादर्स ऑफ आवर नेशन। बट गालिब क्यों इतने फेमस? गालिब ज़ाहिर है बड़े शायर थे एक तो, और ख़ुद इकबाल ने जितना असर गालिब से कबूल किया उर्दू के किसी दूसरे शायर से नहीं किया। यानी हम जब गालिब को पढ़ते हैं तो उनका शेर पढ़ते हैं और हमें ज़हन में आता है कि इकबाल ने इसी बात को इस तरह से कहा है। यानी गालिब चूँकि पुरानी तहज़ीब के शायर थे, तो उस तहज़ीब के अपने इस्तियारे थे, तो वो इस्तियारे अब हमें समझ नहीं आते क्योंकि हम उस तहज़ीब से दूर निकल आए हैं। तो उसी बात को इकबाल ने और तरह से कह दिया। जैसे मिसाल के तौर पे गालिब ने कहा कि आराइश जमाल से फारिग नहीं हनूज़, पेशे नज़र है आई ना दायम नकाब में। तो अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि किसी खूबसूरत लड़की जो नकाब के अंदर मेकअप कर रही है उसके बारे में कहा गया है, लेकिन जब इकबाल ने इसी शेर को कहा तो देखें कैसे कहा कि ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकूं। अब ये दोनों शेरों का एक ही मौजू है और एक ही बात की गई है। वो पुराने यानी हुस्न व इश्क के इस्तियारे में है और ये बराह रास्त इजहार है। तो गालिब इसलिए बड़े आदमी हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाली ज़िंदगी की चाप को सुना और बताया। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने आईने अकबरी की तस्हीह की। सर सैयद अहमद ख़ान को हम कहते हैं ना कि वो हिंदुस्तान के पहले रैशनलिस्ट हैं, और लेकिन गालिब पहले देख चुके थे। चुनाचे उन्होंने उनको भेजी वो किताब कि इसका दिबाचा लिखते हैं, तकरीज़। तो उन्होंने मंजूम एक तकरीज़ लिखी और कहा कि पीछे को छोड़ो, दुनिया आगे बदलने वाली है, अब नई दुनिया को देखो और नई दुनिया की बात करो। तो हम जानते हैं कि फिर सर सैयद अहमद ख़ान हमारे पहले बड़े आदमी हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद भी रखी, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद भी रखी और मुसलमानों को अपलिफ्ट करने में बहुत किरदार अदा किया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई। लेकिन उसके पीछे देखें फ़िक्र गालिब की कार फरमा थी। तो गालिब वो पहले, और मैं बड़ी बाज़त बहुत हैरान होता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे एक इस्तिलाह है कंज्यूमरिज्म, सारफियत। तो हम तो 21वीं सदी में इससे वाकिफ़ हुए, लेकिन गालिब इसे 19वीं सदी यानी पूरे 100 साल पहले देख रहे थे। क्या कमाल में शेर उनका है कि गारत गरे नामूस न हो गर हवसे ज़र, क्यों शाहिद गुल बाग से बाज़ार में आवे। पहली तो बात ये कि वो उस तहज़ीब में फूलों को बेचना बदतहज़ीबी समझी जाती थी, जो अब हम बहुत बेचते हैं। तो ये सिर्फ फूल की बात नहीं है, इसलिए कि फूल एक इस्तियारा था
और उसमें खुदा भी शामिल था। उस इस्तियारे का मतलब यानी शाहिद गुल का मतलब है खुदा, और हमारे हिसाब से देखा जाए तो रसूल, सहाबा कराम, सूफिया कराम, ये सब लोग शाहिद गुल में आते हैं। तो वो कहते हैं कि हवस ज़र ने हमें ऐसा बना दिया है कि अब हम शाहिद गुल को बाज़ार में बेचने लगे हैं। क्या बात है, ठीक क्या है। बात तो अब ये वो सारफी कल्चर की बात थी कि जहाँ पैसे के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, ये दुनिया जिसमें अब हम रह रहे हैं वो ऐसी ही दुनिया है। लेकिन उसको 100 साल पहले उसने देख लिया था। मटीरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म, इन सब चीज़ों के ऊपर तो उन्होंने पहले ही बात। जी। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब हम वापस आएंगे व्यूअर्स, तो ऑफ कोर्स जब इतने बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ हैं तो इनसे ही हम गालिब का कलाम सुनते हुए आएंगे। एंड एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ कि रिजवान साहब से भी हम फरमाइश करेंगे कि वो भी कुछ पेश करें ब्रेक के बाद। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, आह को चाहिए। हमने माना के हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे
परतवे खूर से है शबनम को फना की परतवे खूर से है शबनम को फना की तालीम हम भी हैं एक इनायत की नजर होने तक हम भी हैं एक इनायत की नजर होने तक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक आह को क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब, एक समा सेट हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें, क्योंकि बहुत कम बात होती है इसके बारे में, कि मिर्ज़ा गालिब ने कुछ खुतूत लिखे थे जो बड़े फेमस हुए थे। पोइट्री पे ही बात होती है, उनके खुतूत पे इतनी बात नहीं होती। मैं चाहूँगी कि उस पर हम ज़रूर टच अपॉन करें। जी बहुत शुक्रिया। असल में गालिब के खुतूत उर्दू नस्र की तारीख़ में भी बहुत अहमियत रखते हैं और ख़ुद हमारी तारीख़ी और तहज़ीबी ज़िंदगी में भी उनकी बड़ी अहमियत है। एक तो ये कि उर्दू में नस्र नहीं थी, शायरी की ज़ुबान थी, तो गालिब पहले आदमी हैं जिन्होंने तबादाद नस्र लिखी। तो एक तरह से आप उन्हें कह सकते हैं कि वो नस्र के पायनियर थे, हमारी उर्दू नस्र के पायनियर थे। लेकिन ये इतनी बड़ी बात शायद ना हो, इसलिए कि असल बड़ी बात ये थी कि उसमें उनका पूरा ज़माना रिकॉर्ड हो गया है। ख़ास तौर पे उनके खतूत का जो ज़माना ज़्यादा है वो 1848 से 1869 जब उनका इंतकाल हुआ उस तक फैला हुआ है। इसमें 1857 की जंग आज़ादी भी आ जाती है, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, कॉलोनियल सिस्टम के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ी थी। तो दिल्ली का क्या हाल हुआ, क्योंकि मरकज़ दिल्ली था उस जंग का, तो वो सारा रिकॉर्ड हो गया। दूसरा ये कि वहाँ ज़िंदगी बदली, तब्दील हुई। ख़ास तौर पे अब देखें कि जब हिंदुस्तानियों को शिकस्त हो गई और अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया, तो उन्होंने हुक्म दिया कि सारे दिल्ली के पूरे शहर के लोग, कोई भी नहीं रहेगा सिवाय जो वफ़ादाराने हुकूमत इंग्लिशिया थे, उनके अलावा सबको कहा 3 कोस बाहर चले जाओ। 3 कोस वो बाहर चले गए। फिर गुस्सा दोबारा आया, कहीं नहीं 3 कोस और बाहर चले जाओ, यानी वहाँ जाके वो रहा। अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मालूम होती हैं? गालिब के ख़तों से। गालिब ने वो जो उजड़े हुए दयार की कहानी लिखी। दिल्ली एक शहर नहीं था, हिंदुस्तान का दारुल खिलाफा ही नहीं था, बल्कि हिंद इस्लामी तहज़ीब का मरकज़ भी था। तो उस तहज़ीब को बिखरते हुए और उजड़ते हुए उन्होंने देखा और सबसे ज़्यादा अपने ख़तों में उन्होंने उसका इजहार किया। तो इब्तदान तो उन्होंने, चूँकि अकेले रह गए थे दिल्ली में, तो कोई मिलने वाला नहीं था। एक ऐसा आदमी जिसके घर में हर वक्त उसके शागिर्दों का झमघटा लगा रहता हो, और वो एक मजलिसी आदमी भी थे गालिब। तो तन्हा हो गए, तो अपनी तन्हाई के इलाज के लिए उन्होंने एक तरह से वो ख़त लिखने शुरू किए। दिन में वो 10-10, 15-15 लोगों को ख़त लिखते थे, और इतने ही लोगों के खतूत उनको आते थे, वो पढ़ते थे, उनका जवाब लिखे। एक मुसलसल काम था। हमारे इंतज़ार हुसैन उर्दू के बहुत बड़े फ़िक्शन राइटर हैं, उन्होंने उन पे एक बड़ा खूबसूरत मजमून लिखा और कहा कि वो खतूत गालिब नहीं है, असल में तो वो एक नावल है। और उस नावल में उन्होंने
उस इंसान को पेश किया है जिसका बुनियादी किरदार तो वो ख़ुद हैं और साथ उनके वो दोस्त अहबाब जिन्हें वो ख़त लिखते थे। तो वो कहने लगे कि ये तो उनके नावल के किरदार हैं, और उसमें उन्होंने उस ज़माने को पेंट किया है जिस ज़माने में वो रहते थे, जिस तहजीब में वो रहते थे। तो उसमें एक ख़ास तरह का मलाल जो पैदा हुआ वो उनके ख़तों में है। हालांकि मिर्ज़ा ख़ुद बहुत शगुफ्ता मिजाज उनकी, बल्कि शगुफ्ता मिजाजी बहुत मशहूर है। बिकॉज बेसिकली तो एक बात उनकी पोइट्री से महसूस होती है कि एक बिटरनेस का एलिमेंट भी थोड़ा सा, हाँ, लेकिन सॉरी मतलब कहना नहीं चाहिए बड़े पोइट्स के बारे में, थोड़ा सा एक बिटर एलिमेंट भी आता है कि जैसे वो बेसिकली देखे ना, एक ऐसी दुनिया में थे, एक ऐसे ज़माने में थे कुछ जहाँ एक तो ख़ुद वो बहुत बड़े आदमी थे और वो ये समझते थे कि मेरा जो मकाम व मर्तबा है उसके मुताबिक ज़माने ने मेरे साथ सलूक नहीं किया। आपको मालूम है अपनी पेंशन के सिलसिले में उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना, बल्कि कलकत्ता का सफ़र भी उन्होंने इसी सिलसिले में ही किया और कलकत्ता को देखा। और एक्चुअली गालिब के अंदर तब्दीली कलकत्ता जाने के बाद ज़्यादा आई। अच्छा, हाँ, क्योंकि कलकत्ता मरकज़ था जदीद दुनिया का, जदीद ज़िंदगी का। अंग्रेज़ों ने पहला निज़ाम वहाँ कायम किया तो वो देख के हैरान रह गए और अपने ख़तों में उसका इज़हार उन्होंने किया है। उन यानी ख़ास तौर पे वो जो जहाज़ थे जो कोयले की ताकत से चलते थे, ये उनके लिए बड़ी हैरानी की बात थी। तेज़ रफ्तारी जो ज़िंदगी में आ रही थी उसको देखा, नई नई ईजादात उन्हें वहाँ नज़र आईं जो दिल्ली तक अभी नहीं पहुँची थी। तो उन्हें लगा कि दुनिया जो है ना वो बिल्कुल बदलने वाली है, कुछ और होने वाली है। तो उसका इजहार उन्होंने अपने ख़तों में भी किया, अपनी शायरी में भी किया। और ख़त उन्होंने फ़ारसी में भी लिखे, उर्दू में भी लिखे। फ़ारसी के ख़तों का तर्जुमा हमारे परतौर रोहिला साहब ने बड़ा खूबसूरत ज़बान में किया है और वो छप चुके हैं वो भी। तो बहुत कमाल जो असल उनकी खतूत का था वो था प्रिज़र्व कर लिया उन्होंने उस ज़िंदगी को जो अब हमारे पास नहीं है। वो उसका सबसे बड़ा सोर्स खतूत गालिब है। सही। अच्छा रिजवान साहब जी, आप क्या पेश करने जा रहे हैं? कुछ देखिए, ऐसा जिससे अब्बू की भी याद ताज़ा हो जाए। ज़रूर मिर्ज़ा गालिब की जो बर्थडे हम मना रहे हैं तो उसके हवाले से मेरे वालिद साहब ने मिर्ज़ा गालिब साहब के कलाम, बहुत कलाम गाए हैं और काफ़ी मशहूर हुए हैं। तो उनमें से एक कलाम है इनका, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, जो मेरे वालिद साहब ने 1950s में रिकॉर्ड करवाए थे। वालिद साहब की हमने तस्वीर भी साथ लगाई थी बात करते हुए जी ऑन स्क्रीन, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनका ही बहुत मशहूर हुआ ये उनका ये गज़ल मैं ये पेश करना चाहूँगा। सर प्लीज़। ये न थी हमारी किस्मत ये विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत ये विसाल यार होता।
पार होता, ये खलेश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये विसाल यार होता। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, शेफ तैयबा की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या तैयार किया है। जी मैम। जी व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से मूली के और आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हैं। मैं इसको आप सर्व खुद कर- नहीं फैसला कर सकती कि मजे के हैं, बिल्कुल मज़े के ये हम फैसला करेंगे। आप बिल्कुल खा के बताएंगे। और ये है कि मैं इसको रायते के साथ सर्व कर रही हूँ और साथ केचप है, क्योंकि बच्चे लाइक करते हैं तो उनके थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। आप अगर चाहें तो इसके साथ टमाटर और लहसुन की चटनी बनती है, और जो भी आपको पसंद है चटनी आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं इसको। और थैंक यू enjoy सो करें। मच। थैंक यू। लुक्स ग्रेट, थैंक यू। फिंगर्स क्रॉस दैट इट टेस्ट ग्रेट। वैसे तो शेफ तैयबा हमेशा ही बहुत ही लजीज खाना तैयार करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त का मुकाबला सख्त, मिर्ज़ा गालिब के बारे में एंड में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, गालिब के बारे में आखिरी बात, गालिब बड़े शायर इसलिए थे कि उनके पास इंसान का एक बड़ा तस्वुर था। बिल्कुल। यानी वो ये समझते थे कि इंसान खुदा के बाद इस कायनात का सबसे बड़ा किरदार है, सबसे बड़ी यानी उसकी हैसियत और मकाम है। जैसे मिसाल के तौर पर उनका एक शेर है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। अब देखें ये कैसा आदमी है कि जो एक पाँव उठाता है तो कायनात ख़त्म हो जाती है। तो ज़ाहिर है ऐसे लगता है जैसे उसके पाँव ज़मीन पर हैं और सर आसमान को छू रहा है। या इसी तरह उनकी एक पूरी गज़ल का इब्तदाई हिस्सा है कि बाज़ीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, एक खेल है और अंगे सुलैमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे, और होता है निहाँ गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबीं खाक पे दरिया मेरे आगे। वाह। तो हम पेशा हो, हम मशरब हो, हम राज है मेरा, गालिब को बुरा कहते हो, अच्छा मेरे आगे। क्या बात। ऐसा लबे लोजे की एक शेर, उसकी हमारे बड़े क्रिटिक थे आबिद अली आबिद, एक बहुत छोटा सा शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की। कहते हैं कि देखें एक टेक्स्ट में तीन तीन टेक्स्ट कैसे शामिल कर देते हैं गालिब, कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, और तीसरा टेक्स्ट है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी दो लाइनें हैं लेकिन उसमें इतने मुख्तलिफ मानी So बैक many वक्त layers, मौजूद है। बिल्कुल। तो ये गालिब का कमाल था कि वो यानी एक और बाज़ औक़ात ऐसा वो कहते थे, खुद उनको एहसास भी था कि मैं जो कहता हूँ, जो लिखा हुए लफ्ज़ हैं उसके पीछे भी बहुत सारा मैं टेक्स्ट छुपा देता हूँ जो मेरा ज़हीन कारी उस तक पहुँच जाता है। और वही वाली बात है ना कि ये वो वाले राइटर, वो वाले पोइट हैं जिनको आप जितनी दफ़ा भी पढ़ेंगे हर बार आपको कोई नया और मुख्तलिफ मतलब उसमें मिलेगा। जी रिजवान साहब, क्लोजिंग में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा यंग जनरेशन के लिए कि हमारी जो उर्दू पोइट्री है बहुत रिच है, और ख़ास तौर पे मिर्ज़ा गालिब साहब ने बच्चों की, मिर्ज़ा गालिब ने उन्होंने लिखा है बच्चों के लिए भी, तो नए यंगर जनरेशन से ये इल्तिजा है कि उनको पढ़ें, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सी सीखने की चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा यंगर जनरेशन से ये मेरा पैगाम है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे यंगर जनरेशन भी अपना हिस्सा डाले, और अगर हम अपने सिलेबस और अपने टेक्स्ट वगैरह के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब को, जिस तरह हमने इलामा इकबाल को इंक्लूड किया है, तो ये एक शायद बहुत अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शेफ़ तैयबा का, डॉक्टर ज़ियाउल हसन का, रिजवान वली मोहम्मद साहब का, वहादत रमीज़ साहब का, हमारे बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड भाई, एंड देन ऑफ कोर्स मोहम्मद रियाज साहब, साबिर अली, मोहम्मद इकबाल एंड मुजावर अब्बास साहब का, कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे प्यारे भाई, क्या सुना के शो क्लोज करें? एक कलाम मिर्ज़ा गालिब साहब का वो पेश करता हूँ। जी सर।
कोई उम्मीद बर नहीं आती, 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 कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, आगे आती आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती, कोई उम्मीद। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती, वरना क्या बात कर नहीं आती, कोई उम्मीद। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती, कोई उम्मीद। काबा किस मुंह से, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद।
मरते हैं आरज़ू में मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती।